नमस्कार। वी फॉर वुमेन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और कानूनी सलाहकार अंकिता। आज हम बात करेंगे हमारे जीने के अधिकार की। कहने को तो इसका डेफिनेशन बहुत छोटा सा है, पर इस डेफिनेशन का इंटरप्रिटेशन बहुत बड़ा है। इस अधिकार के तहत ये कहा जाता है कि सिवाय कानून में जो लिखित प्रक्रिया है उसके अलावा और किसी भी तरीके से राज्य हमसे हमारे जीने का अधिकार नहीं छीन सकता। इस अधिकार की परिभाषा तो बस इतनी है, परंतु इसकी व्याख्या अत्यंत विस्तृत है। और इसके इतना विस्तृत होने का कारण क्या है? इसके इतना विस्तृत होने का कारण यही है क्योंकि यह आपके जीवन जीने से संबंधित है। यानी आपको अपनी ज़िंदगी किस तरह जीनी है और ज़िंदगी जीने में ही हमारे कितने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, कितनी सारी दुविधाएं, कितनी सारी संघर्ष और कितनी तरह से संकटों का हमें सामना करना पड़ता है। यह जब भी हम अपना जीवन जीते हैं, यह सब उसके अंतर्गत आती है। इस अधिकार में एक चीज़ और ध्यान देने योग्य बात है, वह यह है कि यह ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव बल्कि लेजिस्लेटिव के खिलाफ भी आपको यह अधिकार प्राप्त है। यानी ना ही भूत में ना भविष्य में ऐसा कोई कानून बन सकता है जो आपके जीने के अधिकार को छीन ले। पर यहाँ मैं एक चीज़ बहुत क्लियर बताना चाहती हूँ, वह यह है कि मोरालिटी एंड लॉ यह दो डिफरेंट चीज़ें हैं। यानी कानून और नैतिकता यह दो अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है जो चीज़ें कानून के तहत आपका अधिकार हो वह समाज की नैतिकता के अनुसार ना हो, पर नैतिकता भी एक बदलता कॉन्सेप्ट है। यानी जो चीज़ आज नैतिक है ऐसा हो सकता है कि कल वो अनैतिक हो जाए, या जो चीज़ कल अनैतिक है वह ऐसा हो सकता है कि आज वह नैतिकता के दायरे के अंदर आ जाए। अतः नैतिकता को बहुत ही क्लोज कॉन्सेप्ट में समझना या बहुत ही नैरो डेफिनेशन देना सही नहीं है। मोरालिटी सेल्फ मेड भी होती है। यानी वह आप जहाँ रहते हैं या आपके लिए क्या मोरालिटी, क्या नैतिकता हो सकती है, वह खुद आप बना सकते हैं। पर जो कानून होता है वह पर्सन टू पर्सन डिफाइन नहीं होता, वह व्यक्ति टू व्यक्ति नहीं बनाया जाता, यह सबके लिए एक होता है। तो जब भी कोई कानून बनता है जो उस देश के सिटीजन हैं सबको ध्यान में रख के बनाई जाती है। इसीलिए इस अधिकार की जो व्याख्या है वह भी बहुत विस्तृत है। यहाँ एक चीज़ और है, अगर आप किसी डेफिनेट लिमिटेशन में नैतिकता खोजने चलेंगी तो बहुत ही अलग अलग आपको डेफिनेशंस मिलेंगे। सती प्रथा कभी बहुत नैतिक चीज़ हुआ करती थी। आज की डेट में यह न सिर्फ अनैतिक है बल्कि गैर कानूनी भी है। नैतिकता उतनी होनी चाहिए जो आपके आत्मसम्मान, आपके मानव होने के अधिकार की रक्षा करे, ना कि उस अधिकारों का हनन करे। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस अधिकार के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार आते हैं। समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिकार की व्याख्या की है और इसकी व्याख्या अभी जारी है और समय बदलने के साथ साथ भी जारी रहेगी। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मैं हर चीज़ कवर नहीं कर सकती, पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वह मैं इसमें कवर करूँगी। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने जीने के अधिकार के अंतर्गत राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, यानी मानवीय सम्मान के साथ जीना। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? रोटी, कपड़ा और मकान, यह तीन एक ऐसी मिनिमम आवश्यकताएं हैं जो हर व्यक्ति का अधिकार है और राज्य इसे किसी भी तरीके से प्रोवाइड कराएगा। दूसरा है कार्यस्थल पे यौन दुर्व्यवहार आपके जीने के अधिकार का हनन है। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में कही थी और इसी केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी, कुछ रूल्स बनाए थे जो कि हर वर्क प्लेस को फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ एक एक्ट पास हुआ था जिसे कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी किसी अलग से वीडियो में कि इस एक्ट के अंतर्गत आपके क्या क्या राइट्स हैं जो कि
ये प्रिवेंट करें कि आपका किसी भी प्रकार आपके कार्यस्थल पे आपके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, कोई भी यौन दुर्व्यवहार ना हो। और ऐसे कौन कौन से हरकतें हैं या ऐसे कौन कौन से एक्ट हैं जो यह बताते हैं कि यह सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत हैं। इसके अंतर्गत कानून में कौन कौन से प्राविधान हैं जो आप फॉलो कर सकती हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगला अधिकार जो जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है वह है क्लीन एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर सैनिटेशन, यानी स्वच्छ वातावरण और साफ सफाई। हमारे वैसे तो ये हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है, परंतु यह राज्य की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को एक स्वच्छ वातावरण और एक साफ सुथरा माहौल बनाकर दे। यह सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप अपना केस कैसे लड़ोगे। यह राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वह आपको एक वकील नियुक्त करके दे। जिस तरह लीगल एड पाना आपके जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है, उसी तरह स्पीडी ट्रायल यानी जल्दी कानूनी प्रक्रिया को ख़त्म करना, कानूनी केस को ख़त्म करना भी ये आपके जीने का अधिकार है। हालांकि इसमें बहुत सारे प्रोसीजरल लैप्स हैं। जीने के अधिकार के अंतर्गत ही एक ऐसा अधिकार आता है जिसे कहते हैं राइट टू प्राइवेसी, यानी निजता का अधिकार, जिसे ऑब्जर्व किया गया था केएस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। राइट टू लाइफ यानी जीने के अधिकार के अंतर्गत एक और अधिकार आता है जो कि ट्रिपल तलाक के नाम से बहुत फेमस है। यह केस था सायरा बानो का केस है। इसी अधिकार के अंतर्गत इस ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ ऑब्जर्व किया कि ट्रिपल तलाक यह आपके ट्रेडिशन एंड कस्टम का हिस्सा नहीं है, और अचानक एक दिन ऐसे 3 बार तलाक दे देने से किसी का भी जीवन पूरा अपसाइड डाउन पूरा बदल देना, यह किसी को भी अधिकार नहीं हो सकता कि आप उससे उसकी ह्यूमन डिग्निटी छीनिए। इसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने के बाद द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज बिल 2019 को लोकसभा में पास किया गया। एक औरत के साथ सदा ही सम्मान का व्यवहार होना चाहिए, यह उसके राइट टू लाइफ के अंतर्गत आता है। किसी को भी यह हक नहीं है कि वह उसके साथ असम्मानजनक व्यवहार करे। वैसे तो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्षधर हूँ, यानी आप किसी भी जाति किसी भी रिलीजन से आते हो, अगर आप भारत के नागरिक हो तो आपको शादी, जन्म, मृत्यु, सक्सेशन, अडॉप्शन में आपको एक कॉमन लॉ फॉलो करना चाहिए। मेरा इसमें पक्ष है। इस लॉ को हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ में डिवाइड करना किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है। पर खैर फ़िलहाल अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू नहीं है, तब तक हमें यह हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ ही फॉलो करना पड़ेगा। इनमें भी मैरिज और डाइवोर्सेस को लेके क्या क्या आपके अधिकार हैं, क्या क्या प्रोसीजर हैं, क्या क्या लॉज हैं, ये भी मैं आपको मुस्लिम, हिंदू और बाकी और रिलीजन पे क्या क्या फॉलो होता है ये मैं आपको डिटेल में अलग से बताऊंगी। इसके लिए भी आपको ट्यून इन रहना पड़ेगा मेरे चैनल पे। राइट टू चूज़ योर लाइफ पार्टनर, यानी आप किसके साथ शादी करना चाहते हो, आप अपने साथ अपनी ज़िंदगी किसके साथ बिताना चाहते हो, यह भी आपके जीने के अधिकार के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्वेशन दिया था शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि अगर कोई 2 लोग, चाहे वो किसी धर्म, किसी भी जात, किसी भी समाज से आते हों, अगर वह दोनों अडल्ट हैं और वह अपना लाइफ पार्टनर एक दूसरे को चूज़ कर सकते हैं, तो यह स्टेट यानी यह राज्य की जिम्मेदारी होगी कि उन्हें कानूनी या पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाए, ताकि समाज के ठेकेदार उनके इस अधिकार का हनन न कर सके। इसी अधिकार के अंतर्गत सेक्शन 377 आईपीसी को स्क्रैप किया गया था। यानी यह अधिकार आपका है कि आप किसे अपना पार्टनर चुनते हैं, वह कोई भी, ना सिर्फ किसी भी कास्ट या रिलीजन से आता हो, बल्कि उसका जेंडर क्या है, यह राज्य को या किसी को भी अधिकार नहीं है कि वह डिसाइड कर सके। एज एन एडल्ट, एक वयस्क होने के नाते यह सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। बाकी किसी भी समाज का, किसी भी राज्य का,
किसी भी कानून का यह अधिकार नहीं है कि वह आपको डिसाइड करके बता सके कि आपको किसके साथ रहना है या किसके साथ शादी करनी है। हाँ, यहाँ एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि धारा 377 स्क्रैप करने के बाद LGBTQ कम्युनिटी को अभी शादी का अधिकार नहीं मिला है, जिसके लिए हमारी कानूनी लड़ाई चल रही है। पर उनको अपना सेक्सुअल पार्टनर, सेक्सुअल प्रेफरेंस, अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने का पूरा अधिकार और समाज के सामने खुल के आने का पूरा अधिकार प्राप्त है। इसी अधिकार के अंतर्गत आपका राइट टू डाई विद डिग्निटी भी आता है। ना सिर्फ आप डिग्निटी के साथ जीना है आपको, बल्कि राज्य आपका डिग्निटी के साथ मरने का भी अधिकार नहीं छीन सकती। इसीलिए हमारे यहाँ यूथनेशिया पहले कानूनी हक नहीं था। अभी भी हमारे यहाँ पैसिव यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट है, जो कि अरुणा शावक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। पैसिव यूथनेशिया का मतलब यह है कि अगर आप ऑलरेडी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे हो, आपको जीने के लिए सपोर्ट सिस्टम्स की ज़रूरत है और बिना लाइफ सपोर्ट सिस्टम के वह एक दिन भी नहीं चल सकता, तो यह अधिकार है कि उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जा सके उसके परिवार के कंसेंट के अनुरूप है। हमारे राइट टू लाइफ के अंतर्गत सन 2002 में एक अमेंडमेंट हुआ, जिसमें राइट टू एजुकेशन को भी हमारे राइट टू लाइफ के अंतर्गत माना गया। राइट टू एजुकेशन के तहत कोई भी 6 से 14 साल के बच्चे का यह कानूनी अधिकार है कि राज्य उसे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराए। जिस तरह जीने का अधिकार है, उसी तरह डिग्निटी से जीने का भी अधिकार है, और डिग्निटी से जीने का अधिकार के अंतर्गत आपकी शिक्षा भी आती है। अगर आप शिक्षित होगे तो ही आप एक सम्मान पूर्वक जीवन जी सकते हो। आप अपने हकों की और अपने राइट्स को अच्छे और बेहतर तरीके से समझ सकते हो। यह तो एक बहुत फ्यू एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको इस अधिकार के तहत बताया है। इस अधिकार का, जैसे मैंने बताया था, कि व्याख्या बहुत बड़ा है, जिसमें सिर्फ आपका एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी आपकी ह्यूमन डिग्निटी, जो भी आपके मानवीय सम्मान की अवहेलना करे, वह हर व्यक्ति, वह हर चीज़ आपके जीने के अधिकार का हनन करती है। और यह आपको तय करना है कि आप अपने सम्मान की रक्षा किस तरह कर सकती हैं। यह आपका अधिकार है कि आप एक सम्मानपूर्वक जीवन जिएं, और यह आपका अधिकार है कि कोई भी आपको मिसट्रीट ना करे। इसके लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, सम्मान की रक्षा खुद करनी पड़ेगी, और उसी के लिए आपको अपने इस जीने के अधिकार के बारे में जानना होगा। तब तक आप सब साथ बने रहिए। धन्यवाद।